गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर रसायन विज्ञान का शिक्षा शास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें जो हमारा पहला यूनिट है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उसकी अर्थ, पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषाएं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम के लिए जो परिभाषा व्यक्त की है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने पाठ्यक्रम निर्माण की क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसेस रहता है, किन किन मूल्यों को, किन किन सिद्धांतों को उसमें शामिल करते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांतों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था। तो आज ही उसका पार्ट सेकंड है, सिद्धांतों का ही। 7 या 8 सिद्धांत हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, आज हम 7 या 8 सिद्धांत आज पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के सामने हमेशा कुछ समस्या आती है, इसलिए उनको उन सिद्धांतों को दिया गया कि आप इन सिद्धांत को पढ़कर इन सिद्धांतों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करें, जिससे एक सजग और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम हमारे सामने उपस्थित हो सके। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला सिद्धांत है व्यापक तथा संतुलन का सिद्धांत। व्यापकता तथा संतुलन का सिद्धांत मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि व्यापक होना चाहिए। व्यापकता का अर्थ होता है कि उसमें सिर्फ एक पहलू को ध्यान में न रखकर समस्त बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो पहलू इस्तेमाल किए जाते हैं उनको संपूर्ण पहलुओं को डिस्कशन किया जाए। जैसे उसके सामाजिक स्तर को देखा जाता है, उसके आर्थिक स्तर को इसमें शामिल किया जाता है, संवेदनात्मक स्तर, मनोवैज्ञानिक स्तर, मनोलैंगिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर, इन सभी चीज़ों का पाठ्यक्रम में शामिल कर उसका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। एक अच्छा पाठ्यक्रम निर्मित किया जा सकता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आसानी से सहूलियत हो। तो इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित कर एक उसमें पाठ्यक्रम में व्यापकता लाई जाती है। किसी भी संकीर्ण न बनाकर उसको व्यापक बनाया जाते हैं ताकि वो हर क्षेत्र में अपने फैल सके और बच्चे का अच्छे से विकास हो सके। दूसरा है संतुलन का विकास। इन सभी चीज़ों को आपस में एक संतुलित तौर पर रखा जाए, ना किसी को ज़्यादा किया जाए ना किसी को कम किया जाए। जैसे सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास को संतुलित बना के रखेंगे, आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास को भी संतुलित बना के रखेंगे। तो इस तरह का पाठ्यक्रम बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस सिद्धांत का पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे बच्चा आसानी से पाठ्यक्रम को समझ सकता है। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्योंकि हम किस चीज़ का पाठ्यक्रम बना रहे, विज्ञान शिक्षण का या रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम निर्मित करें, तो बिना क्रियाशीलता के विज्ञान शिक्षण और गणित शिक्षण हो ही नहीं सकता। वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट का शिक्षण नहीं हो सकता क्रियाशीलता के बाद, पर इसमें मुख्य रूप से क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्टों में क्रियाशीलता के लिए हमेशा सैद्धांतिक सिद्धांतों और थ्योरी के अलावा प्रायोगिक भागों को भी समावेश करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बल किस पर देना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्ग में। क्योंकि विज्ञान शिक्षण करके सीखने की कला है। आप जब तक कोई चीज़ विज्ञान में या रसायन विज्ञान में कोई चीज़ करके नहीं सीखोगे या उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे ठोस का द्रव में बदलना अगर हम नहीं देखते तब तक हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। द्रव का भाप में बदलना, छोटे स्तर पे बात करूँ, बड़े स्तर पे कई चीज़ें प्रायोगिक में आप सीखते हैं। अम्ल, क्षार, लवण के बारे में, लिटमस पत्र का टेस्ट, इन सभी टेस्टों को अगर हम करके ना सीखें तो हमें ये सिद्धांत के रूप में समझ में नहीं आएगी। तो क्रियाशीलता का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। ठीक है। अगला है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध से अभिप्राय होता है आपसी संबंध के जितने भी रसायन विज्ञान के अलावा जो एक विद्यालय स्तर पर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनमें रसायन विज्ञान से सहसंबंध होना चाहिए। जैसे भौतिक विज्ञान में भी रसायन के कुछ तत्व शामिल हैं और जीव विज्ञान में भी शामिल हैं। कुछ सांस्कृतिक तौर पर आध्यात्मिक स्तर पर भी रसायन विज्ञान का योगदान है। ज्योग्राफी में भी रसायन विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि जब मृदा टेस्ट और जल का टेस्ट किया जाता है, शुद्धि और अशुद्धि का, तो उसमें रसायन टेस्ट ही महत्वपूर्ण होता है। तो रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बाकी विषय से भी सहसंबंध करता हो, उसमें उसके भी तत्व उसमें रिलेट करते हो। ठीक है।
चौथा है भविष्य पर आधारित होने का सिद्धांत। ये तो आप समझ ही गए हो कि रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम में उन चीज़ों का समावेश करें, उन कौशलों का समावेश करें जो बच्चे के भावी भविष्य के लिए उपयोगी हो। वह इन चीज़ों को सीख कर आगे बढ़े और अपने जीवन में उनको अप्लाई करें और उसके द्वारा जीविकोपार्जन करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में या किसी बालक में जो संचित ज्ञान होता है वही आगे जाके उसका उपयोग करता है और उसका ही वो आगे इस्तेमाल करना सीखता है। तो भविष्य पर आधारित ही होना चाहिए। नेक्स्ट है अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत। जब अवकाश मतलब खाली समय है और आपने रसायन शास्त्र के बारे में पाठ्यक्रम में पढ़ा है या कुछ चीज़ें प्रायोगिक सीखी है, तो उसका उपयोग सब खाली समय का सदुपयोग करने में कर सके, इस सिद्धांत का भी हमें पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा संचित ज्ञान को सीखा हुआ होता है, उस संचित ज्ञान को स्टोरेज करता है दिमाग में, मानसिक संक्रियाओं में, और फिर आगे जाके तर्क या अपने कौशलों द्वारा वह अपने खाली समय में भी इसके बारे में सोच सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है, प्रकृति के ज्ञान को जान सकता है, किसी भी तरह की रासायनिक प्रक्रिया को आंखों देख कर उसको अपने दिमाग में बिठा सकता है। तो इसका भी ध्यान हमें पाठ्यक्रम निर्माण करते समय रखना चाहिए। फिर आता है शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी तरह के शैक्षिक मूल्य पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। जैसे तर्क शक्ति, बालक चिंतन करना सीख सके, तर्क करना सीख सके, स्मरण, निर्णय करने की मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। शैक्षिक शक्तियों में जैसे तर्क करना, तार्किक, क्योंकि रसायन शास्त्र एक तार्किक विषय, जब तक तर्क करना नहीं सीखेगा तब तक वो आगे उस शिक्षण को या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा या उसमें अधिगम आसानी से नहीं हो पाएगा। चिंतन करना सीखेगा, सोचना सीखेगा कि ये चीज़ प्राकृतिक में मौजूद है तो ये कैसे क्या हो रहा है, कई चीज़ें अम्ल, क्षार और लवण जैसे कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं, जल से पानी कैसे बन रहा है, बर्फ़ कैसे जमती है, मोम कैसे जमता है, ये सारी क्रिया, ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण कैसे बनता है, वायुमंडल में कितनी गैस है, कितने परसेंटेज पे है, हम ऑक्सीजन का उपयोग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। तो इन सभी तर्कों का चिंतन करता है, तर्क करता है, स्मरण रखता है और निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इन सभी मानसिक शक्तियों का विकास हम शैक्षिक मूल्यों के तहत कर सकते हैं। तो इन सभी का भी पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम अच्छा बने। अंतिम है एकीकृत का सिद्धांत। एकीकृत का सिद्धांत से क्या अभिप्राय है कि बालक की जो वर्तमान आवश्यकता है और भावी आवश्यकता, मतलब भविष्य से रिलेटेड आवश्यकता है कि वो आगे जाकर क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, और उसकी एक राष्ट्र के प्रति या राष्ट्रीय और समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, वो इस शिक्षण द्वारा या इस विषय द्वारा सामाजिकरण और अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयकरण कैसे करता है, कैसे दृष्टि रखता है और किस तरह सोच उसकी विकसित होती है, वो एकीकृत में आता है। एकीकृत का सिद्धांत, उस सभी सोचों को एक साथ इकट्ठा करके शिक्षण कार्य और अधिगम प्रोसेस करवाई जा सकती है। तो ये पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा ही एक अच्छा पाठ्यक्रम निर्मित किया जा सकता है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या किसी भी स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर, इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो पाठ्यक्रम के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और पाठ्यक्रम को समझा जाता है। इन सिद्धांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पाठ्यक्रम निर्माण में। तो ये सारी क्रियाएं पाठ्यक्रम के सिद्धांत कहलाती हैं। तो रसायन विज्ञान में पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाता है, किन सिद्धांतों का उपयोग किया जाए, वो आज हमने अध्ययन किया। अगली कक्षाओं में हम उसकी सोपान यानी उसके पद कैसे डिसाइड किए जाते हैं, पाठ्यक्रम के कितने पद होते हैं, उसके आगे मूल्यों, शैक्षिक मूल्यों में क्या उसका उपयोग होता है, NCL के द्वारा पाठ्यक्रम कैसे बनता है, RTE के द्वारा पाठ्यक्रम कैसे निर्माण किया गया है, इन सभी क्रियाओं को हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी ये ऑनलाइन क्लास में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं ताकि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो और रसायन विज्ञान में जितने ही सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो सभी इसमें अपनी कमेंट के द्वारा उपस्थिति दर्ज कराएं। ओके, अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।